स्मारक समिति कर्मचारियों का पिछले 50 दिन से इको गार्डन में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल आज जिस प्रकार से यूपी सरकार ने बजट पेश किया है, इन कर्मचारियों को भी काफी उम्मीद थी कि उस बजट में इनके भी हक में कुछ बजट आएगा। और हम तस्वीरें दिखाएंगे। ये तमाम वो स्मारक कर्मचारी हैं जो अपनी मांग को लेकर लगातार इको गार्डन में हल्ला बोल कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो तमाम नौनिहालों को भी साथ में लेकर आते हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर जो इस इको गार्डन में डटे हुए हैं, बड़ी रणनीति की तैयारी कर रहे हैं कि विधानसभा पहुंचेंगे, अपनी मांग को लेकर पहुंचेंगे। और हमारे साथ तमाम कर्मचारी हैं, इनसे बात करेंगे कि जिस प्रकार से आज यूपी सरकार ने बजट पेश किया है और क्या लग रहा है कि यूपी सरकार ने बजट पेश किया है, क्या लग रहा है, कुछ हिस्से में आए हैं आप लोगों के? देखिए, बजट तो हम लोगों को 7 वर्षों से मिलता ही चला आ रहा है। इस वर्ष भी मिल गया है तो कोई नई चीज़ नहीं है। अगर वो बजट दिया गया है या पूर्व में आज तक बजट ही दिए गए हैं तो उनको कर्मचारियों को मूलभूत मांगों से क्यों वंचित रखा गया है? बजट ही मिला है ना कि हमारी मांगें पूरी हुई हैं। बजट मिला है, स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कि हमारे स्मारक परिवार के लिए उन्होंने अच्छा बजट दिया है। लेकिन बजट के साथ साथ हमारी मांगों पर भी विचार करके जल्दी शासनादेश निर्गत करना चाहिए, क्योंकि 7 वर्षों से आपके द्वारा बजट दिया गया और किन अधिकारियों के द्वारा उस बजट का उपयोग नहीं किया गया, ये सोचने का विषय है। ठीक उसी प्रकार इस वर्ष भी बजट दे दिया गया, फिर वापस हो जाएगा, तो इससे हमारा कोई लाभ हुआ नहीं हुआ ना। हम चाहते हैं कि अगर बजट दिया जाता है और इस बार दिया गया है, हमारा संघर्ष भी जारी है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी मांगों पर विचार करके शासनादेश निर्गत किए जाए, क्योंकि बजट आपने दिया है। क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से प्रदर्शन तो आप लोगों का देखने को मिल ही रहा है इस इको गार्डन में, क्या विधानसभा में आपका मुद्दा जो 800 करोड़ वाला घोटाले का लगा रहे हैं, क्या उठेगा इस बार? हाँ, देखिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे उस विषय में, क्योंकि अब जिसको उठाना होगा विधानसभा में हमारे दुख दर्द को, तो वो उठाएंगे, अवश्य उठाएंगे। और वो तो उठने से पहले ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ये हमारी मांगे जो है पूरी कर देनी चाहिए। तो विधानसभा में मुद्दा ही नहीं उठना चाहिए। अगर उठाया जा रहा है किसी के द्वारा तो ये सौभाग्य की बात है कि उन्होंने हमारे दुख दर्द को समझा, महसूस किया कि हमारी ये मांगे हैं, इन मांगों को उन्होंने जायज़ समझा, तो जो है विधानसभा में मुद्दा उठेगा। नहीं तो स्मारक के लिए कुछ बजट आया है कि नहीं आया है? जिस प्रकार से नहीं बता रहे थे कि पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, इस पे भी कुछ बजट आना चाहिए कुछ? बिल्कुल आएगा। देखिए, कर्मचारी हित के लिए बजट आया है, उसके लिए मेंटेनेंस के लिए भी बजट आएगा। लेकिन पूर्व में मेंटेनेंस के नाम पर कागज़ की लिपापोती करके जो है करोड़ों रुपया बंदर बांट किया गया इन 12 बोर्ड मेंबरों के मिली भगत से। और स्मारक समिति से संबंधित जो भी सक्षम अधिकारी रहे हैं, पार्क परिक्षेत्र के प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, व्यवस्थापक, सुपरवाइजरों के द्वारा मिली भगत से जो कागजों में लिपापोती करके बंदर बांट किया गया है। अब हम आए हैं मैदान में, तो हम आगे भी इसका संघर्ष करेंगे। अब हम इनको मलाई नहीं खाने देंगे। इस पर जो है हम लोग जो है एक्टिव रहेंगे। किसी भी स्तर से जो है अब 2 लाख के काम को 22 लाख का बिल नहीं बनाने देंगे इनको। 50 दिनों में किसी सक्षम अधिकारी से बात हुई कि नहीं, क्योंकि धरना 50 दिन हो चुका है? देखिए, किसी भी सक्षम अधिकारी से वार्ता नहीं हुई है। पूर्व में जो है सक्षम अधिकारी अगर देखा जाए तो हमारा जो है स्मारक समिति अध्यक्ष महोदय जी से वार्ता हुई थी और अच्छी वार्ता भी रही। हालांकि उन्होंने आश्वस्त भी किया और उनकी बातों को और उन पर पूर्ण विश्वास करते हुए हम लोग धरना स्थगित करने के लिए विचार कर ही रहे थे। उसी स्तर पर जो है माननीय अध्यक्ष महोदय जी के कमरे से जैसे ही हम लोग निकलते हैं और लिफ्ट बगल में 10 कदम की दूरी पर और लिफ्ट पर हम जाते हैं तो हमारे मोबाइल पे मैसेज आता है कि जो है कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। और भी कार्रवाई हुई? सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद नोएडा बादलपुर भी संबद्ध कर दिया गया। तो ये गलत तरीका है। जब अध्यक्ष महोदय जी ने आश्वस्त कर दिया तो नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी को आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कि हम उस दिन जो हमारी 4 जनवरी को वार्ता हुई थी
हम उसी समय धरने को स्थगित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सस्पेंशन जैसे आदेश निर्गत करने के बाद अगर उन्होंने कार्रवाई की है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहा है कि हाँ उन्होंने ऐसा काम किया, सस्पेंशन किए, तो हमारा आज संघर्ष भी 50वां दिन चल रहा है। उन्हीं की देन है, जिनकी नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी की देन है, जो आज 50वां दिन चल रहा है हम लोगों को धरना प्रदर्शन। रणनीति क्या बना रहे हैं? रणनीति साफ है, जैसा कि हमने पूर्व में भी ऐलान किया है कि जो है हमारी एक जो कान योजना है, कान योजना के तहत हमारे समस्त कर्मचारी संज्ञानित है किस तारीख में और किस समय पर जो है हमें विधानसभा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास पर पहुँच करके ज्ञापन सौंपना है। टुकड़े टुकड़े में जाना है, ग्रुप में जाना नहीं है। और कई संगठनों का और महासंघों का भी समर्थन मिल रहा है और उन्होंने पत्र भी जारी कर दिया है अपने 75 जिला के जिला अध्यक्षों को कि स्मारक समिति के कर्मचारियों के साथ जितना भी प्रदेश का आपके संगठन के माध्यम से जितने भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उस तारीख में और उस समय पर लखनऊ विधानसभा और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर पहुंचने का काम करेंगे। हमारे साथ और भी देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं उन्होंने जारी किया है समस्त जिला अध्यक्ष महोदयों को 1/2/2024 को संगठन की मीटिंग अलीगंज एटा में हुई। उसमें स्मारक समिति लखनऊ को अपने प्रांतीय संगठन के द्वारा उनकी उचित मांगों के लिए समर्थन देते हैं तथा यह तय किया गया है कि इनकी मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो स्मारक समिति सड़कों पर उतरती है। तो मेरे संगठन पूर्ण रूप से सड़कों पर हम लोग साथ होंगे। यह भी तय किया है कि जिस दिन स्मारक समिति के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री आवास पर धरना देंगे, मेरे संगठन में अध्यक्ष पदाधिकारी साथ में हाथ मिला करके रहेंगे। तो अन्य संगठनों का भी साथ पूरे 75 जिला में चिट्ठी जारी हो चुकी है, सभी जिला अध्यक्षों को सूचित हो चुका है और भी महासंगठनों के द्वारा जो है जिला अध्यक्षों को पत्र जारी हो रहे हैं। तो हमारी संख्या तो लगभग 12 से 13 लाख हो जाएगी। हम देखते हैं कि फिर लखनऊ की जनमानस को किस तरीके की परिस्थितियों को सामना करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे 4 दिसंबर 2014 में परिस्थितियों का सामना हुआ था, वही ठीक परिस्थितियां हो सकती हैं, जिसकी भी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की होगी। उससे पूर्व ही वो हमारे मांगों पर शासनादेश निर्गत कर दिए जाए। बिल्कुल। और भी कर्मचारी हमारे साथ बात करने के लिए। सर, क्या लग रहा है, बजट में कुछ आया है या फिर निराशा लगी है? देखिए, बजट तो पिछले 12 वर्षों से हम लोगों को बढ़ा के दिया जा रहा है और बजट दिया जाता है जब उसका इस्तेमाल ही सही तरीके से ना किया जाए, कर्मचारियों को उसका लाभ ही ना दिया जाए, तो ऐसे बजट का क्या मतलब है। क्योंकि ये तो वही कहावत है कि हाथी के दांत चबाने की कुछ और, दिखाने की कुछ और। तो बजट तो हम लोगों को पिछले 6-7 वर्षों से बढ़ा के ही दिया जा रहा है। हम लोगों को 7वें वेतनमान तक का भी बजट दिया जाता है। इस बार भी हमारे बजट में लगभग 24 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। पिछली बार 309 करोड़ रुपए वेतन मद में दिया गया था, इस बार जो है 333 करोड़ हो गया, तो 24 करोड़ बढ़ाया गया। लेकिन ये बढ़ाने का जो सिलसिला चल रहा है ये 2018 चल रहा है, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए उस बजट का कर्मचारियों को, उस लाभ से उनको वंचित किया जा रहा है। और हमारे उच्चाधिकारी मतलब हमारी फाइलें जो 12 वर्षों से पेंडिंग करके अपने यहाँ रखे हैं, अगर उसका निस्तारण समय से कर दिए होते तो हम लोगों की समस्याएं ये 6 साल पहले ही निस्तारित हो गई होती। तो अगर उन फाइलों पर निस्तारण नहीं होता है, हमको जो है बजट खर्च करने का उचित जो है आदेश नहीं मिलता है, तो ऐसे बजट का हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिलना है। और हम लोग इसीलिए जो है पिछले 50 दिन से, आज हमारा 50 दिन हो गया, पूरे अर्धशतक लग गया है, तो इसीलिए बैठे हैं कि अब जो है इसको 50 में, इसको शतक में न बदले सरकार, और हम लोगों की जो है जो शासनादेश हैं, जो भी हमारी जायज़ मांगे हैं, उनको जल्द से जल्द उसका आदेश जारी करे। और हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि प्रदेश की छवि धूमिल हो, माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि धूमिल हो, लेकिन हम लोगों की जो छवि धूमिल हुई है पिछले 12 वर्षों में, जो चाहे वो हमारे सामाजिक तिरस्कार झेलना पड़ा हो, चाहे पारिवारिक जो है विडम्बनाएँ झेलनी पड़ी हों, तो अपने परिवार की ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहे हैं हम लोग। इलाज के अभाव में हम लोगों के कर्मचारी 171 कर्मचारी हमारे बीच से चले गए। तो ये जो परिस्थितियां हम लोगों ने झेली हैं, इसका अब निदान हो, जल्द से जल्द इनका निस्तारण हो और हम लोग भी यहाँ से जाएं, अपने कार्यस्थल पे जो है जाएं और अपने बच्चों के बीच में जाएं।
हम लोगों को इस बात का शौक नहीं है, क्योंकि पिछले 50 दिनों में चाहे वो भीषण जो है ठंडी रही हो, चाहे बारिश हुई हो, चाहे धूप हुई हो, हम लोग यहाँ से हटे नहीं। जिस पॉलीथीन पे हम लोग बैठते हैं उसी को हमने सर पे रख लिया, लेकिन हम लोग यहाँ से हटे नहीं। तो ये स्पष्ट है कि हम लोगों को इसके लिए मजबूर किया गया हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा। यदि समय से हमारे जो है समस्याओं का निस्तारण कर दिया गया होता, हमारी मांगों का निस्तारण कर दिया गया होता, तो ये स्थिति नहीं उत्पन्न होती। आज ये स्थिति उत्पन्न की गई है, तो इसमें कहीं न कहीं हमारी सरकार, हमारे उच्च अधिकारी, हमारे शासन में बैठे अधिकारी, उन्होंने हम लोगों को इस बात के लिए मजबूर किया, जो उनका मौन स्पष्ट रूप से ये सिद्ध कर रहा है कि वो दोषी हैं, गलत हैं। और हमारा 800 करोड़ रुपए का जो फंड है, जो हमारा गायब किया गया, हमारी भविष्य निधि का फंड है, वो हमारे बच्चों का भविष्य है, उसको इन लोगों ने गबन किया है। उसकी जांच की जाए, उसको जांच पे पर्दा डालने के लिए हम लोगों के ऊपर कार्रवाई पे कार्रवाई की जा रही है। वेतन काटे जा रहे हैं, कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा रहा है, उनको नोटिया अटैच किया जा रहा है। इतने महंगे शहर में हम लोगों को भेजा जा रहा है, हम लोगों की पूर्ति यहीं नहीं हो पा रही, लखनऊ में ही। ये भी एक जो है महंगा शहर है। हम लोग 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये कमरे का किराया देने के बाद जो है, और आधे वेतन हम लोगों का कर दिया गया है। ऐसी विषम परिस्थितियों को झेल रहे हैं, तो हमारा निस्तारण जल्द से जल्द कर दिया जाए। हम लोग भी अपने परिवार बच्चों के बीच में जाएं। हम लोग अच्छी जो है उम्मीद में आए थे कि हम लोग 12 साल पहले की एक लखनऊ जैसे राजधानी शहर में जा रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। हम लोग भी अपने बच्चों का जो है, जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर पाएंगे। इस उद्देश्य से आएगा, वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं हुआ है, वो हमारा पूरा कर दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है। बजट पेश हुआ, कुछ हाथ लगाए सर? देखिए, बजट तो हमको हर वित्तीय वर्ष में मिलता रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करूंगा कि आज उन्होंने फिर बजट हमको दे दिया। लेकिन उस बजट का हम करें क्या? जब हमें बजट दिया जाता है तो उस बजट को उपयोग भी तो करना चाहिए। आज भी उसमें पुनरीक्षित से अवशेष लिखा हुआ है, तो हमें मिलेगा इसकी क्या गारंटी है? बजट तो आपने दे दिया, जब बजट मिला है तो उसको यूज भी तो करना है, बकाया भुगतान भी तो कर्मचारियों के करने, वो तो नहीं हुआ। तो हम ये कहते नहीं कि हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले और। तो अगर बजट मिला है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से इस सत्र में जो बजट हमको दिया गया, उस पर गंभीरता से आदेश भी साथ में जारी कर दे कि इन कर्मचारियों के लिए, स्मारक समिति के कर्मचारियों के लिए जो बजट दिया गया है, तो उनका भुगतान भी समय सीमा पे कर दिया जाए। मैं ये अनुरोध करूंगा। और आपने कहा बजट मिल गया, देखिए बजट की खुशी तब होती है जब वो बजट हमारे खातों में आ जाए, जो हमारा बकाया भुगतान है, तब हमको खुशी होगी। बजट तो हमको हर साल ऐसे मिलता रहा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो बजट सरकार ने दिया, वो बजट हमारे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग अनुभाग में आता है, वो विभागाध्यक्ष हैं, वहाँ पे आता है, हमको अवगत भी कराया जाता है कि इतना आया है। फिर उसमें हमें कुछ दिया नहीं जाता, तो हमारे हाथ तो निराशा ही लगती है। हमारे लिए बजट जो आया है वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जब हमारे तक आया नहीं, हमें वो सुविधाएं नहीं दी गई, हमारे बकाया नहीं दिया गया, वो जब हमारे लिए आना ना आना एक बराबर है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि बजट आपने दिया है, तो वो बजट जो हमारे अवशेष, निश्चित अवशेष भुगतान है, वो कराने की भी कृपा करें। और आपने बजट दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद महाराज। अब हम तो ये चाहते कि अगर आपने बजट दे दिया, आपके कोष से हमारे लिए पैसा मिल गया। ये हाथ खुशी से जोड़ रहे हैं या दुख के साथ? देखिए, हमारे तो दुखी हैं अभी। बजट आने से हमारी खुशी नहीं है। खुशी हमारी तब होगी जब हमारी मांगों को मान लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आदेशों को निर्गत कर देंगे और उन भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई कर देंगे जो 800 करोड़ रुपया हमारा भविष्य निधि खाते में जमा हो चुका है, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। सर, जिस प्रकार से बजट पेश हुआ, फिलहाल हिस्से में तो हर साल कुछ ना कुछ आता ही है। बड़ा आरोप है कि 800 करोड़ हमारा है या अधिकारियों ने बंदरबांट कर लिया है। विधानसभा चल ही रही है, क्या मुद्दा उठेगा इस बार? विपक्ष उठाएगा ये मुद्दा, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश चलाने की बात कर रहे हो, अधिकारी बंदरबांट कर रहे हैं। आप तो शुरुआत से
ही हमारी कवरेज कर रहे हैं, जिससे कि आपने देखा होगा आज अर्धशतक भी हम दिनों का पूरा कर चुके हैं। लेकिन आज तक हम कुछ चीज़ों की जांच भी मांग रहे हैं कि जांच करवाइए। हम जैसे सीपीएफ खाता, ये खुशी अर्धशतक पूरा कर लिए उसकी खुशी है या बजट पेश हो गया है उसकी खुशी है? दरअसल में खुशी नहीं, अभी तो हमारे हाथ सिर्फ निराशा ही है। लेकिन हम अवगत कराना चाहेंगे आप सभी को कि हमारा आज 50वां दिन पूरा हो चुका है। 50वां दिन हम यहाँ से लगभग विधानसभा चंद कदमों की दूरी पर है। तो हमारी आवाज़ हम 50 दिनों से दिन सुबह 10 बजे आके चिल्लाना शुरू करते हैं, शाम 5 बजे तक अपने हक हकूक़ के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी कि भनक क्या शासन को अभी तक नहीं लगी। और अगर नहीं लगी तो ये भी दुर्भाग्य है, और अगर लगी है और कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि अगर जानकारी होने के बाद भी हमारी मांगों पे यदि किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है तो ये सोचिए कि जो दूर क्षेत्रों में जो बेचारे 75 ज़िले हैं हमारे यूपी के अंदर, तो जो बेचारा लास्ट कोने पे बैठ के अगर अपने हक हकूक़ के लिए चिल्लाता होगा तो उसका क्या हाल होगा। और जो ये कहा जाता है कि राम राज्य आ गया, तो अगर इसी को राम राज्य कहते हैं तो हम इससे पहले ही ज़्यादा बेहतर थे। ऐसा राम राज्य हमको नहीं चाहिए जिसमें कि हम चिल्लाते चिल्लाते मर जाएं और हमारी कुछ सुनवाई ही ना हो। तो ऐसा राम राज्य भी हमारे किस काम का। राम राज्य तो वो है कि जहाँ पर एक धोबिन के कहने से रामचंद्र जी ने तत्काल में एक्शन ले लिया था, जबकि कान से सिर्फ सुना था। तो योगी जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमको आज 50वां दिन पूरा हो चुका है चिल्लाते चिल्लाते, अब तो सुध ले लीजिए साहब। हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे यहाँ विभाग की जांच कराइए। जितना भी बजट आप देते हैं एक एक पैसे की आप जांच कराइए, कौन पैसा कितना खर्च हुआ, किस मद में खर्च हुआ, जिसमें कि हमारे वेतन मद का जो पैसा है वो हम लोगों के हक तो मिले। पैसा मिल रहा है लेकिन वो खर्च करने का आदेश नहीं। अधिकारी हमारे यही बोलते, तो हम तो यही जानते हैं योगी जी ने पैसा तो दे रखा है सिर्फ दिखावे के लिए, बाकी कोई आदेश जब दिया ही नहीं तो आखिर हम लोगों के हक कहाँ। हम लोगों के हक बराबर मारे जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग परेशान हैं। 175 साथी लगभग हमारे खो चुके हैं, इस दुनिया से विदा हो गए। उनके परिवार बेचारे भीख मांग के जीवन यापन कर रहे हैं अपना। कुछ तो यहीं साथ में ही हैं। एक साथी है हमारा, वो टर्मिनेट हो चुका है, यहाँ पे प्रतिदिन आता है, भीख मांग के जीवन यापन कर रहा है, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। उसको टर्मिनेट जो भी किया गया है वो भी रंजिशवश, क्योंकि यहाँ अधिकारी अगर कुछ बोला है उसके खिलाफ अगर जरा सा भी हम अपने हक की बात उठा दिए तो वो तुरंत रोक जाता है और वो एक्शन लेने की मूड में आ जाता है। तो उसी में ये तुरंत अगर कोई आदमी कुछ पूछ दिया, कोई भी कर्मी, तो उसका वेतन रोक देना। अभी आपने देखा धरने के दौरान केवल हमने अपना हक ही तो मांगा है, उसके लिए 17 लोगों को सस्पेंड किया गया। उनको रमाबाई में पहले अटैच किया गया था, लेकिन चूंकि यहाँ जीवन यापन हो जाता इस कारण अधिकारियों ने नोएडा ट्रांसफ़र कर दिया। जबकि यहाँ जब इतना कम वेतन, जो अल्प वेतन हम पा रहे हैं, उसमें लखनऊ जैसे सिटी में गुजारा नहीं तो सोचिए 2-2 जगह का खर्चा आदमी कैसे झेलेगा। फिर यहाँ बच्चे हमारे एजुकेशन ले रहे हैं, आधे में सेशन फंसा हुआ, एग्जाम का समय है, बेग हम लोग सस्पेंड हो गए। अब सोचिए हमारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, नहीं हो रही, इसका खामियाजा कौन भरेगा? फिर वो अंत में हम ही को भरना पड़ेगा। लेकिन हमारे अधिकारियों की इससे मतलब नहीं, जो इच्छा हो सो करो, क्योंकि राम राज्य है तो भ्रष्टाचार चल रहा है, मस्त खाओ, कौन पूछने वाला है। इसलिए हम योगी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों की भी सुध लें, क्योंकि हम लोग अगर बसपा सरकार में यहाँ पे आए थे तो ये शुक्रिया है बहन जी का कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हमको नौकरी दी। तो महोदय, आप जो हमारे हक हैं उनको तो देकर आप भी महान बनिए, क्योंकि आपको भी दूसरा कार्यकाल चल रहा है। आपने बजट दिया, लेकिन उस बजट जब वापिस जाता है साल के अंत में तो कम से कम अधिकारियों से ये तो पूछिए कि ये बजट आखिर खर्च क्यों नहीं हुआ। बजट देते समय आप इनको, जो आपने बजट दिया है
तो इस बजट के साथ साथ एक शर्त और लगा लीजिए कि अगर ये पैसा बजट का जो इनके वेतन मद में दिया जा रहा है, अगर इसमें से पैसा वापस आया तो अधिकारियों की खैर नहीं, देखिए हम लोगों को सारे हक तुरंत मिल जाएंगे। तो मोदी माननीय योगी जी से हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती कि हम लोगों के हकों पे गौर करें, हम लोगों को भी देखें, क्योंकि हम लोग भी आपई के उसमें हैं और आपई के नीचे लखनऊ जैसे सिटी में आपके साथ ही विधानसभा से चंद कदमों की दूरी पर हम लोग पार्कों में नियुक्त हैं। हम लोगों की सुध लें और हम लोगों के जो अधिकार हैं वो हमको दें। पुनरीक्षित वेतनमान, मृतक का आश्रित, मेडिकल सेवा, स्थायीकरण का पत्र और जो भी चीज़ें हैं 7 पे कमीशन वगैरह, क्योंकि अब 8वां आने वाला है। बताइए, हम छठे के लिए ही अभी संघर्ष कर रहे हैं, हमको नहीं मिला है। तो हम लोगों को जीवन यापन करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई हो रही है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हम लोगों की सुध लें और हम लोगों को की जो भी मांगे हैं वो सारी मांगे जो है सुने और उनको पूरी कर दें। बस मैं यही चाहता हूँ। धन्यवाद। बजट पेश हुआ है, उम्मीद कुछ थी में आएगा? उम्मीद तो बहुत कुछ है, लेकिन जो बजट पेश हुआ है उसको जब तक हमारे समस्त 4th क्लास कर्मचारियों को दिया नहीं जाता तो बजट वो किस काम का है। बजट पूछना चाहिए अधिकारियों से जो वापस कर देते हैं। और आज तक हमें बजट हर बार दिया जाता है। जब से सरकार बनी है माननीय योगी जी की, तब से प्रत्येक वर्ष बजट दिया जाता है। पुनरीक्षित वेतनमान का और CPF का हर चीज़ बजट दिया जाता है। हमारा जो भविष्य निधि का है, जो पैसा जो हमारे वित्त प्रबंधक द्वारा जो गमन किया गया है, इस पर कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। 10 करोड़ का गबन हुआ था, उस पर जांच हुई, कुछ लोग अधिकारी जेल गए हैं। उसका भी लंबे अरसे में 800 करोड़ का घोटाला हो चुका है। कोई भी अभी तक कोई किसी प्रकार की जांच नहीं। जो हमारा धरना है 50 दिन से लगातार निरंतर जारी है और निरंतर जारी रहेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाए तब तक हमारा निरंतर जारी रहेगा। और भी हमारे साथ बात करने के लिए क्या लग रहा है? सर, सबका विकास जब सरकार कर रही है तो जुमला मत बोलो, सबका विकास करे। गरीबों का जब मसीहा बनती है तो हमारे भी मसीहे गरीब आदमी मर रहे हैं, चतुर कर्मचारी, तो हमारी मांगे को जो जायज़ को पूरी करेंगे। और भी हमारे साथ कर्मचारी हैं, क्या लग रहा है? बजट आया है? बजट आया, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये मान के चलिए कि हम पंचम श्रेणी के कर्मचारी हैं और चतुर्थ श्रेणी में जाने के लिए लगातार 13 वर्षों संघर्ष कर रहे हैं। और विभाग ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और वो सुध नहीं ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बीच में कुछ तो गड़बड़ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि ध्यान दें, क्योंकि आपकी छवि आपके ही नीचे बैठे अधिकारी खराब कर रहे हैं। और भी कर्मचारी इनसे बात करते हैं। बजट आ गया है और बजट के साथ साथ आधी सेंचुरी भी पूरी कर ली है। 50 दिन हो चुका है, सुनने वाला कोई नहीं, सुनता नहीं है। लेकिन ये सुनते हैं कि कर्मचारी धरना दे रहे हैं, इन पर कार्रवाई कर दिया जाए, इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, इनका वेतन काट लिया जाए। हक की बात नहीं करते हैं, कार्रवाई पे कार्रवाई करते हैं। जी, तो हम ये कहना चाहेंगे, यदि हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही निंदनीय है कि हम लोग की वैसे भी मांगों के लिए हम 50 दिन आज पूरे हो गए हैं और हमारी मांगें मानी नहीं जा रही हैं और उसके बाद भी ये लोग हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय है। हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी और अधिकारी ऐसा हम लोगों का संज्ञान करें और हम लोग का जो मांगे हैं वो पूरी करें। और जो बजट आया है, और ये बजट सिर्फ दिखावे के लिए आता है, ऐसा ना हो कि फिर दिखावे के लिए रहे और हम लोगों की मांगें ना पूरी हों और हमारे लोगों की ऐसे ही अल्प वेतन है और अल्प वेतन ही रहे। तो हम लोगों का ये बजट से उम्मीद है कि फिर पुनरीक्षित वेतनमान 7वां और लगे और हम लोग इस धरने से जो 50 दिन पूरे कर चुके हैं तो कुछ हम इससे उम्मीद है और मिलना चाहिए हम लोग। मिलना चाहिए। लगातार 50 दिन से इसी इको गार्डन में महिलाओं का प्रदर्शन और पुरुषों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल तमाम मांगों को लेकर इनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल महिलाएं भी हमारे साथ बात करने के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए बजट पेश हो रहा है और जिस वेतन से इनका कहते हैं ना गुजारा नहीं हो पा रहा है। फिलहाल महंगाई की मार ये कितनी है, महिलाओं से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। हम उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन के असल मुद्दे। जवानों का रोजगार देश का सबसे बड़ा मुद्दा कब बनेगा? क्या बढ़ती महंगाई 2024 इलेक्शन पर डालेगी असर? क्या 2024 इलेक्शन धर्म और जाति पर होगा? इलेक्शन मंदिर और मस्जिद पर कब तक? हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे। देखिए सिर्फ इंडिया वॉइस 18 पर। के बाद एक बार फिर स्वागत है। हम इसी इको गार्डन में हमारे साथ बात करने के लिए तमाम महिलाएं हैं। फिलहाल स्मारक समिति कर्मचारी भी हैं, उस हिसाब से देखा जाए गृहिणी भी हैं, और जिस प्रकार से जो वेतन मिलता है उससे गुजारा होता है या नहीं होता, क्योंकि इसके बारे में महंगाई और इन महिलाओं से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए जिस प्रकार से देखा जाए बजट पेश हुआ है, महंगाई भी है, जो वेतन मिल रहा है उसमें भी गुजारा नहीं हो पा रहा है, तो क्या लग रहा है कि सरकार जो है बजट में आप लोगों को भी ख्याल करे, और महिलाएं होते ही, क्योंकि घर गृहस्थी हर चीज़ के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद इस बजट? देखिए, बजट आता है हर साल, बजट आता है, लेकिन हम क्या जाने बजट आए भाई, जब हमारा अधिकारी, उच्च अधिकारी जब हमको मिलता नहीं है, शासन आदेश लागू नहीं होता है, तो बजट आए वापस चला जाए, तो सरकार के खाते में फिर वापस चला गया। बजट से हमसे कोई मतलब, बजट तो हमेशा पास करते हैं बाबा जी, लेकिन जब बजट लागू नहीं करते हैं, शासन आदेश लागू नहीं होता, तो हमको क्या पता। 12 साल 13 साल हो गया, हम लोग 1300 ग्रेड पे ही भर्ती हुए थे, तब से आज तक 1300 ग्रेड पे ही सैलरी पा रहे हैं, तब से अभी तक कोई सुनवाई गुनवाई नहीं है। और हमको ये बजट से क्या है, बजट तो हाँ हर साल आता है, तो जब बजट आता है चला जाता है वापस सरकार के ही तो खाते में जाता है। जब हमें मिलेगा, हमको सुविधाएं मिलेगी, तब तो हम जानेंगे कि हाँ हमारा बजट आया, हमको मिला, हम अपना यूज किए। जब मिल नहीं रहा तो हमें बजट से क्या, बजट तो दिखा बाबा जी। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जिला बहराइच के। बहराइच के रहने वाले हैं, यही रहते होंगे लखनऊ में? रेंट पे अच्छा, महंगाई की हम बात कर लेते हैं। महंगाई तो है ही, क्योंकि लखनऊ में रहना, रूम का किराया, सब्जी, दूध, हर चीज़ का, पानी तक, हाँ हर चीज़ की बात करें तो जिस प्रकार से आपका जो वेतन मिलता है, क्या उसमें घर खर्चा चल पाता है? बिल्कुल नहीं चल पाता है। अब क्या बताएं, आपसे क्या बताएं कि हम तो थोड़ा सा मायके से सपोर्टर में हैं, तो हमारे मायके वाले यहाँ तक हमारे पास पैसा जो है 20 तारीख अगर सैलरी आ रही है 10 तारीख को, तो हमारा 16-17 तक चलेगा, फिर चला जाता है। फिर हमको अलग से कर्जा लेना भाई, अलग से जब आता है तो हमारा पूरा महीना चलता है। बच्चे हमारे बड़े बड़े, हमारी लड़की सयानी हो गई, रिश्ता भी आ रहा है, लेकिन अब क्या बताएं, जब पैसा है ही नहीं तो अब रिश्ता कैसे हम कबूले कि हम शादी करना है। हम बैठे हैं इंतज़ार में कि आज बढ़ेगा, कल बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, बढ़ ही नहीं रहा, सैलरी बढ़ ही नहीं रही। हम तो बाबा जी के ऊपर बैठे हैं कि बाबा जी, हे बाबा जी, हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप जो है हमारे जो अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? हमको तो ये लग रहा है कि अधिकारी के ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं करते हैं कि हो सकता है बाबा जी से कोई मिला जुला हो, इसलिए नहीं कर रहे हैं। क्योंकि क्या ये मीडिया के माध्यम, आज 50 दिन हमारा धरने का हो रहा है, 50 दिन में क्या बाबा जी नहीं सुनाएंगे? यहाँ से 6 किलोमीटर विधानसभा तो सब कुछ सुनाई देता है, कार्रवाई करना होता है, कर देते हैं। 17 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिए और आप लोगों का वेतन भी काट देते हैं, और कुछ करेंगे और कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप मांग के लेकर अपनी बैठे, ये उनको नहीं समझ में आता। तो करें, हम तो बैठे हैं धर्म, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक। पिछले महीने वेतन कटा था आप लोगों का, वेतन कब आता, किस तारीख को आता? वेतन भैया देखिए, वेतन का कोई समय नहीं है, कोई समय नहीं, डेट नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे आपने वो तो ठीक है जब आता होगा, फिर फिलहाल आज 5 तारीख है, इसी बीच में किसी दिन आना होगा। तो पिछली बार आधा वेतन काटे थे, अब ऐसा तो नहीं लगता है कि आधा भी जो बचा था वो भी खत्म कर देंगे? तो खत्म कर देंगे तो कोई बात नहीं, बिल्कुल खत्म कर दे, हमसे कोई मतलब नहीं है, खत्म करें, आधा काट लें, पूरा काट लें। जिसको सस्पेंड कर दिए, बर्खास्त करके, वो नहीं जी रहे, हम भी जिएंगे और क्या, मरेंगे थोड़ी। हम तो कह रहे हैं पेट भर लें, हम तो कह रहे हैं सारी सैलरी, जितने स्मारक के 5300 कर्मचारी हैं, सारे सबके सैलरी काट के अपना पेट भर लें। भरते हैं,
भरते ही हैं भाई, मेंटेनेंस का पैसा आता है अलग से आता, उसमें भी पेट भर रहे हैं। हमारा जो सैलरी से बजट का पैसा भाई, हमारे भविष्य निधि का पैसा जो आता वो भी उसमें 10% जो वो काट लेते हैं। लेकिन अब क्या करें, क्या करा जाए भैया, हमारी लड़की क्या करें हम तो जाए और पढ़ाई की अरे हम बात करेंगे। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे थे भैया, जो आपने कहा कि जो बजट आया है, जो पैसे आए हैं मुख्यमंत्री के यहाँ से, अगर उनको हमें ही देना है तो जब उनके खाते में वापस जाता है तो क्या वो अधिकारियों से पूछ नहीं सकते? या क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि अगर किसी को भोजन देते हैं, उन्होंने भोजन ग्रहण किया है कि नहीं? अगर नहीं किया है तो किस वजह से नहीं किया है? क्या उनका दायित्व नहीं है कि वो पूछे कि आखिर किस लिए हमारे जो पैसे बजट का आता है वो वापस चला जाता है उनके खातों में? उनको ये बात हमारे उच्च अधिकारियों से पूछना चाहिए। लेकिन हमारी जो बुलडोजर बाबा की गाड़ी है उसमें पता नहीं पेट्रोल ख़त्म हो गया है कि गाड़ी ही बंद हो गई है, ना वो गाड़ी चल रही है, ना किसी का घर ढह रहा है। यहाँ घर तो ढह हमारा रहा है जो किराए पे रहते हैं। सैलरी काट ली है आधे लोगों की, जिसमें कुछ लोगों ने रूम किराए पे लिया है। अब हम ये जानना चाहते हैं अपने अधिकारियों से और बुलडोजर बाबा से भी पूछना चाहते हैं कि आप हमें बताइए कि जिसकी आधी सैलरी काट ली गई है, जिसका निलंबन कर दिया गया है, उनका आगे चल के हम बहुत मारेंगे तुमको, उनका आगे चल के कैसे भरण पोषण करेंगे? अभी तो चलो 1 महीने की काटी है, 1 महीने के लिए मकान मालिक ने आश्वासन पे मान लिया, लेकिन अगर अगली स्तर में यही कार्रवाई चलती रहेगी तो कैसे भरण पोषण कर पाएंगे हम अपने बच्चों को, और फीस कैसे जमा करेंगे? टीचरों ने कह दिया है अगर फीस जमा नहीं होती है 10 तारीख तक, यहाँ सैलरी का भी पता नहीं है 10 तारीख तक आती है कि नहीं आती, लेकिन अगर फीस जमा नहीं होगी तो बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा, रस्टिकेट कर दिया जाएगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए, जिस वेतन में गुजारा नहीं हो रहा था वो वेतन अब आधा कट के आ रहा है। महिलाएं कह रही हैं कि अब बच्चों को स्कूल से भगा दिया जा रहा है। भगा इसलिए दिया जा रहा है कि इनका जो वेतन आता था वो आधा कर दिए और लगभग करके घर खर्चा में ही चला जाता है। और भी हमारे साथ ये बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जिनके परिवार में कोई नौकरी कर रहा था, फिलहाल वो एक्सपायर हो चुके हैं। कैसे घर खर्चा चलता होगा, ये बच्चे आगे भविष्य में क्या करना चाहते हैं, फिलहाल सबसे बड़ा असर इस चीज़ का पड़ता होगा। ये नौनिहाल हैं, अपनी मांग को लेकर अगर ये धरने पर बैठते होंगे और ये आगे भविष्य के लिए क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए अपनी मांग को लेकर 50 दिन से लगातार आते हैं। तस्वीरें हम यहाँ की दिखाते हैं और भी बच्चों की दिखाई थी, वो महिलाएं थी जिस प्रकार से रो के बयान दे रही थी कि किस तरह से हमारा घर गुजारा हो रहा है, एक एक दाने के लिए मोहताज है, घर में कोई कमाने वाला नहीं, 3 बेटियां हैं और उनकी शादी भी करना है। फिलहाल ये बच्चे हैं, फिलहाल इनकी पढ़ने की उम्र है और ये धरने पर बैठे हैं। फिलहाल इनसे बात करते हैं। अच्छा बेटा, पढ़ाई करते हो? हाँ। तो फीस कौन जमा करता है आपकी? नानी जमा करते हैं। हाँ। मेरी मम्मी नौकरी कर रही थी, वो तथा मोदी पापा छोड़ के बाहर गए, नानी पास रहते हैं। नानी के पास रहते हाँ। हैं। तो क्या करना चाह रहे हो आगे? पढ़ाई करके क्या बनना चाहते हो तुम? पुलिस बनना चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये भी हम बताएं कि जो बच्चा पुलिस अफसर बनने की तैयारी कर रहा हो, वो अपने परिवार के हक के लिए 50 दिन धरने पर बैठना पड़े, ये सबसे शर्म की बात है। फिलहाल एक बेटा और भी है। बेटा, आप क्या बनना चाहते हैं? हम भी पुलिस ही बनना चाहते हैं। पुलिस बनना चाहते हैं, ये भी बच्चा है, पुलिस बनना चाहता है। इनसे बात करेंगे, ये शायद इनके बारे में बेहतर जानती होंगी। कहाँ के रहने वाले हैं और क्या हुआ था इनके परिवार? देखिए, ये बच्चे हैं, दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं। इनकी माँ ख़त्म हो गई, स्मारक में ड्यूटी करती थी, तो इनकी माँ ख़त्म हो गई, अब माँ नहीं है, तो इनको कोई पैसा, मतलब ना कोई पैसा मिले। पिताजी कहाँ हैं? पिताजी बिल्कुल मतलब ऐसे वैसे थे, तो अपना लापरवाह थे, तो छोड़ के भाग गए। जब मम्मी ख़त्म हो गई तो बच्चों को छोड़ दिए, लापरवाही के कारण तो नानी नहीं देख पाई। भाई नानी भाई कोई भी होगा तो अपने नाती नतकुर को तो रखेगा अपने पास। अब वो बच्चा नानी के पास रह रहा है। अब बच्चा ये बताइए, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ ख़त्म हो गई है, इसी पार्क में ड्यूटी करती थी। अब बताइए, इनके भविष्य के लिए कुछ तो पैसा मिलना चाहिए। अब बच्चा कह रहा है हम पुलिस बनेंगे, अब बताइए पढ़ाई लिखाई कैसे करेगा? ना नानी उनकी घर अपना देख रही हैं, खर्चा जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लेती हैं, लेकिन आज कुछ सरकारी तौर से अगर कुछ वहाँ से सुविधा मिलता तो शायद बच्चे ये अच्छे स्कूल में पढ़ते और जो उनकी मनोकामना है वो हो सकता है पूरा हो जाता। लेकिन अब क्या,
नानी पा रहे, नानी जैसे तैसे पढ़ा रही हैं, उनको तो पढ़ाना है भाई। लेकिन ये बच्चों को आपने तो लिया ही कि बच्चे क्या बनना चाहते हैं बच्चे। अब वही सरकार है, और सरकार है, अधिकारी हैं, देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ मृतकाशी यहाँ ख़त्म हो जाते हैं, नौकरियाँ नहीं हैं, बताइए नौकरी नहीं है। तो हम तो कह रहे हैं हमारे अधिकारी भी मरेंगे, ऐसा नहीं है। ये बताइए हमारे जब अधिकारी मरेंगे तो क्या उनका मृतकाशी नहीं लागू होना चाहिए? उनका तो लागू हो जाता है। तो लागू जब मरेंगे तब लागू होगा ना, कोई मरे ही तो नहीं है। कोई जब मरेगा तभी तो लागू होगा। हमारे तो खाली कर्मचारी भाई मर रहे हैं, कर्मचारी बहन मर रही हैं। अभी हमारे बौद्ध बिहार में एक महिला ख़त्म हुई है, उनका भी कोई अता पता नहीं। हमारे बौद्ध बिहार में एक कोमल सर लिपिक थे, उनका भी जो है कोई वो नहीं है। लेकिन कोई अधिकारी जब मरेगा, प्रबंधक या हाँ सुपरवाइजर भी खत्म, लेकिन जब अधिकारी खत्म होगा तभी लागू होगा। बिल्कुल, ये हमारे साथ बात करने के लिए तमाम स्मारक कर्मचारी थे और तमाम महिलाएं थी। वो परिवार था जिनके परिवार ने किसी न किसी को इस स्मारक समिति में काम करते हुए खोया है। फिलहाल वो बच्चे थे जो बात कर रहे थे कि आगे चलकर कुछ करना चाहते हैं। फिलहाल कैसे इनका गुजारा होता होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिस प्रकार से देखा जाए इस स्मारक समिति में नौकरी करने वाले लगभग 175 परिवारों की मौत हो चुकी है। फिलहाल उनके परिवारों को कुछ नहीं मिलता है और वो परिवार भी यहीं पर आते हैं, अपनी मांग को लेकर आते हैं। लगातार वो धरने पर बैठते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन उन बच्चों पर कितना बड़ा असर पड़ता होगा, क्योंकि जो परिवार अपने हक के लिए बैठा हो, 50 दिन से धरने पर बैठा हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। सहयोगी जयशरण तिवारी के साथ अमित सिंह, इंडिया वॉइस 18, लखनऊ।